Hello students. So today I am going to discuss a new chapter for you, and this chapter is Monday Morning Blues, and this chapter belongs to the book English Reader for the students of DAV school class 5. ओके, तो इसका नाम क्या था बच्चों? मंडे मॉर्निंग ब्लूज। कभी आप लोगों ने सुना है इसका नाम? अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। Monday morning always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in school. Tom lay in bed and thought, if I were sick, I could stay away from school and go fishing. तो हर सोमवार की सुबह को टॉम सॉयर बहुत ही मिजरेबल महसूस करता था। वो बहुत दुखी महसूस करता था क्योंकि इसके साथ ही क्या शुरू हो जाता था? इसके साथ ही एक ऐसा हफ्ता शुरू होता था जिसमें उसे हर रोज़ स्कूल जाना होता था। इसीलिए लिखा हुआ है अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। टॉम ले इन बेड एंड थॉट। टॉम बिस्तर में सोया रहता था, लेटा रहता था और मंडे की सुबह को सोचता था, इफ़ आई वेयर सिक, कि काश अगर मैं बीमार होता, आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। अगर मैं बीमार होता तो मुझे स्कूल नहीं जाना होता, स्कूल से दूर रहता और मछलियाँ मारने जाता। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ। और वो इसी तरीके की बहुत सारी बातें सोचता था, लेकिन बहुत सारी बातें सोचने के बावजूद भी कई बार वो कोई भी ऐसा कारण ढूंढ नहीं पाता था जिसकी वजह से मतलब उसके साथ कोई गलत हो और जिसकी वजह से उसे स्कूल ना जाना पड़े। हिज होप्स बिगेन टू फेल, उसकी उम्मीदें टूटने लगती थीं। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वाज लूज। अचानक उसने कुछ ढूंढ लिया। ही डिस्कवर्ड समथिंग। डिस्कवर का मतलब समझते हो ना आप लोग? डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढ लेना, खोज लेना। और उसने क्या ढूंढा? उसने ढूंढा कि उसके दांतों में, ऊपर के दांत में से कोई एक दांत जो है वो लूज है। और दांत लूज कब होते हैं? दांत जब कमज़ोर होते हैं तब वो लूज होते हैं। या बच्चों के जो वो मिल्क टीथ होते हैं ना, मिल्क टीथ जो 6 साल की उम्र से झड़ना शुरू करते हैं, तो अक्सर उसमें से कोई दांत जो होता है वो लूज होता है, ढीला होता है। तो टॉम सॉयर को एक आइडिया मिल गया। ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। और उसने तय किया कि वो इसी को लेकर के एक एक्सक्यूज़, एक बहाना बनाएगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मॉर्निंग। ही रिमेंबर्ड दैट इफ़ हिज aunt came to know, she would pull it out and that would hurt। और उसने जैसे ही मतलब कि कराहना शुरू करने का सोचा, मोर्निंग, MOANING, मोर्निंग का मतलब होता है दर्द से कराहना, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना जिसमें लोगों को तकलीफ़ हो रही हो। ये कुछ अजीब सी आवाज़ सी होती है ना? कभी कभी होता है कराहने की आवाज़। तो जैसे ही वो दांतों के दर्द के लिए झूठ मूठ की कराहने की आवाज़ निकालने वाला था कि उसे याद आया कि अगर उसकी आंटी को, उसकी चाची को पता चल जाएगा, वो आ जाएंगी, एंड व्हाट शी विल डू, शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट। उसकी आंटी वहाँ पर आ जाएगी और वो उस दांत को उखाड़ फेंकेगी और इससे उसे काफ़ी दर्द होगा। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे। अब देखो, तो इसलिए उसने तय किया कि वो दांत को बहाना तो बनाएगा, लेकिन किसी और दिन बहाना बनाएगा। He went back to thinking of some other way to fake illness। अब उसके बाद उसने फिर से सोचना शुरू किया कि कोई और बात सोची जाए और कोई झूठ मूठ की बीमारी गढ़ी जाए ताकि उसे एक एक्सक्यूज मिल जाए, एक बहाना मिल जाए स्कूल न जाने का। He remembered hearing the doctor described an illness that he caused a patient to lose a finger। अब तभी उसे एक याद आया कि कैसे एक डॉक्टर ने बताया था कि किसी पेशेंट को, किसी रोगी को एक बार उसको एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उसे एक उंगली का नुकसान झेलना पड़ा। द पेशेंट टू लूज ए फिंगर। The boy eagerly drew his sore toe
from under the seat and held it up for inspection. It seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning on the bed. अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ऊपर में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था मोर्निंग, और यहाँ पर है ग्रोनिंग। तो ग्रोनिंग का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि जब आपको दर्द हो, चोट लगा हुआ हो और आप दर्द की वजह से कराहने की आवाज़ निकालें, मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ निकले। तो टॉम सॉयर ने क्या किया कि बस उसके बाद उसने तुरंत अपने बिछावन की सीट में से अपना पैर बाहर निकाला और उसने देखा कि उसकी एक उंगली जो है वो थोड़ी सी फूली हुई है, पैरों की एक उंगली, एक नाखून। इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट, और उसे लगा कि वो इस चीज़ को लेकर के एक चांस ले सकता है, एक एक्सक्यूज बना सकता है। सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड। उसके बाद उसने फिर से बिस्तर पर से रोने कराहने की आवाज़ निकालनी शुरू की। बट सिड हु ले इन द नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में जिसका नाम है सिड। एक कैरेक्टर है टॉम सॉयर और दूसरा कैरेक्टर है सिड, जो उसके बगल वाले बेड पर सोया हुआ था, लेकिन वो सोया रहा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर, तो टॉम ने और ज़ोर ज़ोर से कराहना रोना शुरू किया। बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, लेकिन अभी भी सिड सोया हुआ था। फाइनली ही गॉट अप, शूक सिड हार्ड एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग। तो अब टॉम ने क्या किया? अब टॉम ने ये किया कि वो उठ करके सिड के बिस्तर के पास गया और उसने उसको जा करके पकड़ करके हिलाया, उठाया ज़ोर ज़ोर से। और जब वो जाग गया तो उसके बाद फिर से टॉम अपने बिस्तर पर आ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, रोने की आवाज़ निकालने लगा। सिड yawned, stretched and then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. अच्छा बच्चों, जब बच्चे सोए रहते हैं, तुम सब लोग सोए रहते हो तो जागते हो तो क्या होता है? एक बार में ही जाग जाते हो? नहीं, तुम उठते हो, थोड़ी सी अंगड़ाई लेते हो, अपने शरीर को ऐसे मोड़ते हो वैसे मोड़ते हो, थोड़ा सा नींद वाला उबासी की जैसी आवाज़ निकालते हो, कभी अपना हाथ पैर हिलाते हो, उसके बाद तुम जगते हो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मम्मी ने आवाज़ दी टॉम उठो और तुम एक बार में ही उठ जाओ। तो ऐसा ही हुआ कि सिड नाम का बच्चा जो टॉम के बगल में सोया हुआ था वो जाग ही नहीं रहा था, तो टॉम ने उसको जा कर के ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो सिड उठा, उसने अंगड़ाई ली, उबासी ली, उसने अपने शरीर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मोड़ा और उसके बाद में वो अपनी बाहों के सहारे उठा और उठ करके ही स्टार्टेड टू स्टेयर एट टॉम। स्टेयर का मतलब क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है घूरना। उसके बाद उठने के बाद ये है सिड। ये कौन है? ये है सिड। तो आप इस चित्र में देख सकते हो, ये सिड है। ये उठ करके किसे देख रहा है? ये टॉम को देख रहा है। ये है टॉम, और टॉम क्या कर रहा है? टॉम रो रहा है, रोने की आवाज़ निकाल रहा है। और आप देख रहे हो ना कि टॉम ने अपने पैरों को पकड़ा हुआ है, ऐसे जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पैर के अंगूठे में, किसी उंगली में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो यही तो हम लोग अभी बातें कर रहे थे ना कि टॉम ने एक बहाना ढूंढा कि आज वो यही बहाना बनाएगा कि मेरे पैरों की उंगली बहुत तेज़ दर्द कर रही है, सो दैट ही विल गेट एन एक्सक्यूज टू नॉट टू गो स्कूल। ऐसा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है इस स्टोरी में। मतलब एक भूमिका, एक बैकग्राउंड तो बना लिया है टॉम ने अपने स्कूल नहीं जाने का, बना लिया है ना। अब वो पूछता है टॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन? आस्क्ड सिड, फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो उसने पूछा टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन? आस्क्ड सिड, फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो ऐसा उसने क्यों पूछा? क्योंकि अभी तक टॉम कामयाब हो गया था रोने की, कराहने की ऐसी आवाज़ निकालने में जिससे कोई दूसरा परेशान होकर के इसके पास सिंपैथी में आए, आकर के उससे पूछे। तो वो पूछता है टॉम क्या हो रहा है?
नो रिस्पॉन्स। तो वो फिर से पूछता है, हे टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम। तो सिड उससे बार बार पूछता है कि अरे टॉम, टॉम क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ ना मुझे। टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सिड, डोंट जॉगल मी। तो टॉम फिर से रोने कराहने की आवाज़ निकाल करके बोलता है कि ओ डोंट सिड, डोंट जगल मी, नहीं सिड मुझे छोड़ दो, मुझे तंग ना करो। बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स ऑफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे। तो सिड उससे पूछता है कि लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इस तरह की रोने कराहने की आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, ये बड़ी अजीब सी बात है, इट्स ऑफुल। और वो ये भी पूछता है कि तुम कितनी देर से इस तरीके से कराह रहे हो। तो टॉम क्या बोलता है, टॉम बोलता है आवर्स, घंटों से। ओह डोंट सिड, आई एम डाइंग। उसके बाद वो क्या बोलता है, आई एम डाइंग। टॉम बोलता है कि मैं घंटों से ऐसे कराह रहा हूँ दर्द से और मैं मरा जा रहा हूँ। डाइंग का मतलब यहाँ पर तो यही होगा। फिर सिड पूछता है, नो टॉम यू आंट डाइंग, इट मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर यू, व्हाट इज़ द मैटर, आई मस्ट कॉल आंटी। तो सिड कहता है कि नहीं टॉम, तुम इस तरीके से तकलीफ़ नहीं झेल सकते, तुम इस तरीके से नहीं मर सकते, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुन करके बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्या बात है मुझे बताओ, व्हाट इज़ द मैटर, आई मस्ट कॉल आंटी, और मुझे आंटी को ज़रूर बुलाना चाहिए। अब देखो आगे क्या बताता है टॉम। तो वो कहता है टॉम, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, said Tom in a fresh bout of groans. When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to the new girls who is come to the town and tell her. But Sid had flown downstairs and informed Aunt Polly. Come quick, Auntie Tom is dying. अब उसके बाद टॉम ने अपना बहाना बनाना शुरू किया और उसके बाद उसने तरह तरह की बातें सिड को कहनी शुरू की। उसने सबसे पहले क्या कहा, उसने कहा आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, कि सिड मैं तुम्हें सारी बातों के लिए माफ़ करता हूँ, जो पीछे तुमने गलतियाँ की होंगी उन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद टॉम फिर से कराहने लगा। फिर उसके बाद कहता है कि व्हेन आई एम गॉन, मैं जब चला जाऊँगा, मेरा मतलब है कि टॉम कहना चाहता था कि मैं जब मर जाऊँगा। यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट विथ वन आई टू द न्यू गर्ल हुज कम आउट टू द टाउन एंड टेल हर। उसके बाद उसने आगे कहना शुरू किया एक लंबी सी कहानी कि तुम मेरी खिड़की की एक चीज़ जो है और उसके साथ में मेरी जो एक बिल्ली है जिसकी एक ही आँख है, उसे तुम उस लड़की को दे देना जो इस शहर में एक नई लड़की आई है, और उससे कहना। वो ये सब बातें कह रहा था, तब तक सिड दौड़ करके नीचे सीढ़ियों से नीचे चला गया। डाउन स्टेयर्स कहते हैं, जब सीढ़ियों से आप नीचे जाते हो तो उसे डाउन स्टेयर कहेंगे, और जब सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो उसे अप स्टेयर कहते हैं। और उसने जा कर के अंट पॉली, आंटी को कहा कि कम क्विक आंटी, टॉम इज़ डाइंग। उसने कहा कि आंटी जल्दी से आइए, टॉम मर रहा है। तो आंटी ने क्या कहा, व्हाट्स रबिश, कि क्या बेहुदेपन की बात है, आई डोंट बिलीव इट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती। बट द पुअर लेडी हरीड अप स्टेयर्स विथ सिड एंड मैरी एट हर हील्स, हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब किसी भी घर में किसी महिला को, किसी बड़ी महिला को अगर किसी बच्चे के बारे में पता चलेगा कि उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और वो मरा जा रहा है, तो वो परेशान तो होंगी ही ना। बस यही हुआ यहाँ पे। जैसे ही सिड ने बताया आ कर के आंट पॉली को कि टॉम दर्द से मरा जा रहा है, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये क्या बेहूदगी की बात है, मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन वो ऐसा बोल करके भी आखिर बच्चे के दर्द के बारे में उनसे रहा नहीं गया। सो सी हरीड अप स्टेयर्स, वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर आई, वो और उसके साथ में मैरी भी हैं। और वहाँ पहुँच करके शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। और उसके बाद में ऊपर पहुँच करके वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई, उनके जो होठ थे वो कांपने लगे। व्हाट्स द मैटर विथ यू टॉम, सी क्राइड। तो आंटी वहाँ आकर के बोलती हैं कि क्या हुआ टॉम, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, वो चिल्ला करके उन्होंने पूछा। तो वो कहता है, ओ आंटी माई टो, वो कहता है
कि ओ आंटी मेरे पैर के नाखून में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। TOE टो हम लोग कहते हैं पैरों के नाखून को। और व्हाट अबाउट फिंगर्स, फिंगर्स के में जो उंगलियों के साथ में जो नाखून लगे होते हैं हम उसे नेल बोलते हैं ना। ओ आंटी माई टो, व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टो। तो आंटी कहती हैं कि तुम्हारे नाखून के साथ में क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो वो बोलता है टॉम, ओ आंटी माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। सोर टो, सोर का मतलब होता है, अक्सर हम सोर SORE ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपके हाथ पैर में किसी चीज़ में चोट लगी हो और उसमें सूजन हो, वो फूल गया हो और काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा हो, है ना। तो वो कहता है कि ओ आंटी माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ, कि आंटी मुझे लगता है कि मेरे पैरों की उंगली में से ये जो उंगली है जिसमें सूजन है, वो लगता है कि ये उंगली, इसका नाखून टूट करके निकलने वाला है, बाहर आने वाला है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन ए चेयर विथ रिलीफ। तो ये बात सुनकर के आंटी को थोड़ी सी राहत की सांस हुई और उसके बाद वो नीचे कुर्सी पर बैठ गई। रिलीफ का मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ से राहत मिले, है ना। रिलीफ शब्द आप लोग सुनते हो, बाढ़ राहत, फ्लड रिलीफ, है ना। सी लाफ्ड ए लिटिल देन क्राइड ए लिटिल देन डिड बोथ टुगेदर। तो देखो आंटी का रिएक्शन कैसे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी लाफ्ड ए लिटिल, उन्होंने थोड़ा सा हंसा, वो थोड़ी सी रोई भी, और उसके बाद में थोड़ा सा हंसी भी और थोड़ा सा रोई भी। दिस मेड हर फील बेटर, और इससे आंटी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो घबरा करके आई थी, न जाने क्या बात हो गई है, और मेरा बच्चा ये जो टॉम है उसको क्या हुआ जिसके बारे में सिड ऐसे बोल रहा है कि वो मरा जा रहा है। शी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड। तो आंट पॉली, आंटी जानती होंगी टॉम का स्वभाव पहले से भी कि टॉम इस तरह की चीज़ें करता रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि टॉम तुमने तो मुझे सचमुच डरा ही दिया था, तुमने मुझे सचमुच डरा ही दिया था, अब तुम इस तरह की आवाज़ मत निकालो और ना ही तुम ये नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ वाली हरकतें करो, ऐसा कहा आंटी ने, और जल्दी से तुम बिस्तर से बाहर निकलो, ऐसा कहा आंटी। लेकिन बिस्तर से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर तो बिस्तर से बाहर निकलने का मतलब ये है कि वापस टॉम को स्कूल जाने के लिए फ्रेश होना पड़ेगा, तैयार होना होगा और बैग लेकर के स्कूल जाना होगा, और यही तो वो कारण था जिसके लिए वो इतने सारे बहाने बना रहा है। तो अब देखो क्या होता है। टॉम फेल्ट फूलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट। ही सेड, आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल। तो टॉम यहाँ पर है तो एक क्लेवर लड़का है, वो क्या करता है कि उसको समझ में आ गया कि उसका ये जो बेवकूफ़ी वाला एक्ट है, उसने झूठ मूठ का जो नाटक किया है वो पकड़ा गया। तो तभी वो कहता है, आंटी माई टो हर्ट सो मच दैट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल, कि आंटी मेरे पैर की उंगली में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं तो भूल ही गया था मेरे दांत के बारे में। व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे दांतों के बारे में क्या हुआ, दांतों में क्या दिक्कत है। वेल वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक्ज ऑफुली। तो टॉम यहाँ पर, अब आप समझ रहे हो कि टॉम फिर से एक बहाना लगा रहा है। वो क्या कहता है, वो उंगलियों के बारे में छोड़ करके अब बातें कर रहा है अपने दांतों के बारे में, और कहता है कि वेल वन ऑफ देम इज़ लूज, मेरे दांतों में से एक जो है वो हिल रहा है और वो बुरी तरीके से दर्द करता है। ACHE, एक, इसका मतलब होता है दर्द होना। कैसे, हेडेक, हेडेक में देखो क्या होता है, ACHE, हेडेक होता है ना। स्टोमैकेक, वहाँ भी हम लोग ACHE ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ही होता है दर्द। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी। तो आंटी कहती हैं कि तुम अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। यस इट इज़ लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। आंटी कहती हैं कि हाँ ये हिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम इसकी वजह से मरने नहीं जा रहा हो। मैरी गेट मी ए सिल्क थ्रीड एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन।
और उसके बाद आंटी कहती हैं मैरी से कि मुझे ज़रा सा एक सिल्क का धागा दे दो और ज़रा किचन से जलता हुआ आग ला करके दे दो। अब देखो तुम्हें क्या लगता है आंटी क्या करने वाली हैं? इस धागे से और आग के टुकड़े से आंटी क्या करेंगी? अब वो उसकी दांतों का इलाज करने वाली हैं। बिल्कुल। टॉम सेड, ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डज नॉट हर्ट मी एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो अब टॉम ने वापस चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने क्या चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं आंटी नहीं, आप इस दांत को मत निकालिए, ये मुझे बिल्कुल भी अब दर्द नहीं कर रहा, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अब वो कहता है कि मैं स्कूल से दूर घर पर नहीं रहना चाहता। तो अब जाकर के टॉम ये मान लेता है कि वो बहाने लगा रहा है। आप देख रहे हो ना इस चित्र में, इस ड्राइंग में क्या दिखाया जा रहा है कि ये टॉम चिल्ला रहा है, आंटी के हाथ टॉम की दांतों के तरफ में उसका दांत निकालने के लिए बढ़ रहे हैं। मैरी ने यहाँ पर एक प्लेट में जलता हुआ कोयला रखा हुआ है और ये जो बच्चा है ये है सिड। Oh you do, don't you? So all this drama was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. अब आंटी ने उससे कहा तो अच्छा ये बात है और यही बात है, इसी के लिए तुम इतना ड्रामा कर रहे थे कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर पर रहोगे और उसके बाद तुम मछलियाँ मारने जाओगे। टॉम, टॉम, आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू, you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. तो आंटी कहती हैं इसके बाद में कि देखो टॉम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी अनहैप्पी, आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू, यू सीम टू ट्राई एवरी वे, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरा दिल तोड़ सको। कैसे? तुम अपने शॉकिंग बिहेवियर से। आउटरेजियसनेस का मतलब है ऐसा बिहेवियर जिससे दूसरे को सदमा लगे, चोट पहुँचे, जिसकी उसे उम्मीद ना हो, है ना। अब क्या है, बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर रेडी, और इस समय तक में दांत निकालने का सारा हथियार तैयार हो चुका था। द ओल्ड लेडी फास्टेंड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ विथ ए लूफ एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट। इतने में वो जो आंटी हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिल्क के धागे का एक सिरा बिस्तर के खंभे से बांध दिया और दूसरा सिरा उन्होंने एक बंधन बना करके, एक लूप बना करके टॉम के दांतों में बांध दिया। देन शी सीज्ड द चंक ऑफ फायर एंड सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज फेस, द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ। और उसके बाद उन्होंने आग के उस टुकड़े को बच्चे के चेहरे की तरफ में दिखाया ताकि बच्चे का ध्यान उधर चला जाए, और एक झटके में उन्होंने उसका दांत उखाड़ दिया। द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट नाउ, और अब वो दांत जो था वो बिस्तर के खंभे से बंधा हुआ लटक रहा था। तो इस स्टोरी के लेखक कौन है बच्चों? मार्क ट्वेन। और ये जो स्टोरी है ये मार्क ट्वेन का लिखा हुआ है। उन्होंने किताब लिखी हुई है टॉम सॉयर के बारे में। टॉम सॉयर उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर रखा है, और हो सकता है मार्क ट्वेन ने अपने बचपन की कहानियों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा कुछ और उसमें जोड़ करके, घटाव करके उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ बनाई हों। उसी में से एक कैरेक्टर है टॉम सॉयर, जो कि एक थोड़ा सा नटखट सा शैतान सा बच्चा है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना। तो ये कहानी थी मंडे मॉर्निंग ब्लू। तो अब मैं आप लोगों को एक बार ज़रा सा बताता हूँ कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मंडे मॉर्निंग ब्लू और मंडे मॉर्निंग ब्लू। मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, मॉर्निंग ब्लूज़ का मतलब ये है, मॉर्निंग ब्लूज़ का मतलब ये है कि सुबह सुबह अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह लोगों को जगना होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 6 लोग, 10 में से 5 लोग, 10 में से 6 या 5 लोग, 60% लोग ऐसे होते हैं जो सवेरे सवेरे मोबाइल का अलार्म बजने पर जगना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे ही मैं जगूंगा तो मुझे उठना होगा, ब्रश करना होगा, फ्रेश करना होगा, नाश्ता करना होगा और अपना बैग उठा करके ऑफिस जाना होगा काम करने। और लोग करना क्या चाहते हैं? लोग आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। तो सुबह उठ करके ये जो हड़बड़ी होती है, नहीं जाने की इच्छा और जाने की मजबूरी, दैट इज़ मॉर्निंग ब्लूज।
और मंडे मॉर्निंग ब्लू का इम्पोर्टेंस ऐसे है कि सैटरडे तक, मंडे से लेकर के सैटरडे तक लोग 6 दिन ऑफिस में जा कर के काम करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, और संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो अपना रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं करते, दे हैव टू रेस्ट, वो बस आराम करते हैं। उस दिन वो सारा काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, देर से जागते हैं, देर से ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, है ना, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब पूरी तरह से आराम करते हैं। लेकिन ये जो संडे का एक दिन है जिस दिन वो पूरी तरह से आराम करते हैं, पूरा रेस्ट इंजॉय करते हैं, फिर अगले दिन मंडे को सवेरे से उन्हें वापस ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, और वो जाने की इच्छा उनकी नहीं होती। सो दैट इज़ नोन एज मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है हल्का सा, कि लोगों को जाने की इच्छा नहीं होती, ऑफिस स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती बच्चों को, लेकिन उन्हें जाना होता है, यही चीज़ है ना। तो आज मैंने ये स्टोरी डिस्कस किया है, तो आगे चल कर के मैं कभी इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करूँगा। मैं थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, कुछ और लेक्चर्स मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं डीएवी के बच्चों के लिए काफ़ी मदद करने वाला हूँ, काफ़ी कुछ करने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। यू वुड लाइक टू इन्जॉय द लेक्चर्स, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स जो होते हैं वो 30 मिनट 40 मिनट ऐसे ही होते हैं। ये मैंने 10-10 मिनट का 5 मिनट का बस व्यू वाला वीडियो नहीं बनाया हुआ, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे वीडियो ये हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो अब इंतज़ार करो इंग्लिश के अगले चैप्टर का, जो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं।